छात्र देखेंगे अर्थशास्त्र 12th में अर्धवार्षिक का पेपर, जिसमें ये क्वेश्चन नौवा आया है। नौवा का अथवा नौवा क्वेश्चन हम पिछली वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। अब हम देख रहे हैं नौवा अथवा। तो नौवा अथवा आया है, पैमाने के प्रतिफल का नियम लिखिए। पैमाने के प्रतिफल का नियम लिखिए। तो अभी कुछ छात्र पैमाने का अर्थ नहीं समझते होंगे। तो पैमाने का सामान्य अर्थ होता है, पैमाने का सामान्य अर्थ क्या होता है? पैमाना मतलब होता है स्केल, एक स्केल या एक अनुपात। तो यहां पर जो बात हो रही है, किसी फर्म के लिए, किसी फर्म का साधनों का पैमाना, साधनों का पैमाना। तो होता क्या है, किसी भी फर्म में अल्पकाल में सभी साधनों में वृद्धि करना संभव नहीं होती। तो किसी भी फर्म के पास कब मौका होता है सभी साधनों में वृद्धि करने का? दीर्घकाल में। इसलिए दीर्घकाल में चूंकि क्या होता है, उत्पादन के सभी साधनों में, स्थिर साधनों में एवं परिवर्तनशील साधनों में, सभी साधनों में वृद्धि की जा सकती है। तो एक साथ वृद्धि की जा सकती है। और जब फर्म के सभी साधनों में एक साथ वृद्धि की जाए तो उससे क्या होता है, पैमाने में वृद्धि होती है। और पैमाने में वृद्धि से उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है, उत्पादन में क्या परिवर्तन आते हैं, ये बतलाता है या ये कहलाता है पैमाने के प्रतिफल। तो पैमाने के प्रतिफलों का नियम होता है। तो वो यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है कि पैमाने के प्रतिफलों का नियम लिखिए। तो हम किसी फर्म के बारे में उसके स्थिर एवं परिवर्तनशील साधनों में एक साथ वृद्धि यानी कि पैमाने में वृद्धि का ये क्वेश्चन देख रहे हैं। तो देखेंगे परिभाषा क्या बनेगी। पैमाने के प्रतिफल का विचार यानी ये नियम या विचार है, इस बात का अध्ययन करता है कि यदि उत्पादन के स्थिर एवं परिवर्तनशील साधन, ये हमने कोष्टक में लिखा है, उत्पादन के सभी साधनों में अनुपातिक परिवर्तन कर दिया जाए। अनुपातिक परिवर्तन का मतलब होता है, जैसे यदि पूंजी में एक साधन की वृद्धि कर रहा है और श्रम में भी एक, तो इनके मिलने का अनुपात एक ही है, अनुपातिक परिवर्तन कर रहा है, एक सा परिवर्तन कर रहा है। या फिर हम कहें कि पूंजी में 10% की वृद्धि और श्रम में भी 10% की वृद्धि, तो इनके मिलने का अनुपात एक सा रहे, तो ये अनुपातिक वृद्धि कर रहे हैं। तो अनुपातिक परिवर्तन कर दिया जाए, सभी साधनों में अनुपातिक परिवर्तन कर दिया जाए ताकि उनके मिलने का अनुपात स्थिर रहे, तो उत्पादन में किस प्रकार परिवर्तन होगा, इस बात का अध्ययन पैमाने के प्रतिफल के नियम में किया जाता है। एक बार परिभाषा फिर से दोहराएंगे। पैमाने के प्रतिफल का विचार इस बात का अध्ययन करता है कि यदि उत्पादन के सभी साधनों में अनुपातिक परिवर्तन कर दिया जाए ताकि उनके मिलने का अनुपात स्थिर रहे, तो उत्पादन में किस प्रकार परिवर्तन होगा। तो ये इस बात का अध्ययन है कि उत्पादन में किस प्रकार परिवर्तन होगा यदि उत्पत्ति के सभी साधनों में अनुपातिक परिवर्तन कर दिया जाए। और इस बात का अध्ययन क्या है, पैमाने के प्रतिफल का नियम। अब देखेंगे, एक एग्जाम्पल द्वारा समझेंगे। तो हम माना कि ये मान के चल रहे हैं कि एक फर्म ये संयोग चुनता है, ए बी सी डी ई, ये संयोग चुनता है, ये किसी भी फर्म द्वारा स्थिर एवं परिवर्तनशील साधनों के संयोग हैं। अब स्थिर और परिवर्तनशील माना कि दो ही साधन हैं, श्रम और पूंजी। तो चूंकि श्रम परिवर्तनशील होता है परंतु अल्पकाल में परिवर्तनशील होता है और पूंजी अल्पकाल में स्थिर होती है, परंतु यहां हम दीर्घकालीन विश्लेषण कर रहे हैं या दीर्घकाल मान के चल रहा है। तो दीर्घकाल में श्रम भी परिवर्तनशील है और पूंजी भी परिवर्तनशील है, स्थिर कोई साधन नहीं है। तो ये एक अनुपात है या एक संयोग है
कि श्रम की L1 या एक निश्चित मात्रा L1 मात्रा और पूंजी की K1 यानी कि एक निश्चित मात्रा, और दोनों के मिलने का अनुपात एक सा है, परिवर्तन नहीं है। तो जो उत्पादन हो रहा है वो हो रहा है 100 इकाइयां। उत्पादन प्रोडक्शन कितना हो रहा है? 100 इकाइयां। एक अन्य संयोग हो सकता है फर्म का कि वो श्रम की L2 यानी कि श्रम की मात्रा बढ़ाएगा और उतनी ही मात्रा K2 यानी कि पूंजी की मात्रा बढ़ाएगा, तो उसको उत्पादन मिल रहा है 200 इकाइयां। और अभी और वृद्धि करने वाला है C संयोग है। C संयोग में श्रम L3 यानी कि मात्रा बढ़ा दी है और पूंजी की मात्रा भी K3 कर दी है, तो उत्पादन मिल रहा है उसको 400 इकाइयां। तो यहां से एक बात नोट करना है कि यहां से उत्पादन यानी कि संयोग बढ़ाने पर या ये साधनों की मात्रा बढ़ाने पर 200 या दुगना उत्पादन हुआ है, और यहां से उसने कुछ मात्रा स्थिर रूप में बढ़ाई है, यानी कि अनुपात स्थिर है लेकिन मात्रा बढ़ाई है, तो उत्पादन यहां से यहां कितना हो गया है? दुगना। ऐसे ही फिर माना कि L4 श्रम की मात्रा और K4 पूंजी की मात्रा, यानी यहां से यहां तक वृद्धि करी है, तो उत्पादन कितना बढ़ा है? 200 इकाइयां और बढ़ा है उत्पादन। अब आगे एक ई संयोग हो सकता है, ई संयोग कि वो L5 श्रम और पूंजी K5 एक स्थिर अनुपात रखता है, तो उस समय उसको और उत्पादन मिलता है 700 इकाइयां। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि एक समय तो उत्पादन अधिक गति से बढ़ता है, यहां तक की अवस्था है, और उसके बाद फिर स्थिर होता है और हो सकता है इसके बाद घटने लगे। तो ये पैमाने के प्रतिफल की 3 अवस्थाएं होती हैं। एक अवस्था होती है वृद्धि की अवस्था, पैमाने के बढ़ते प्रतिफल की अवस्था, फर्स्ट अवस्था। सेकेंड अवस्था होती है पैमाने के समान प्रतिफल की अवस्था। समान प्रतिफल का मतलब होता है जितनी मात्रा या जितना अनुपातिक परिवर्तन साधनों में हुआ है उतना ही उत्पादन में परिवर्तन हुआ है, उतना ही अनुपातिक परिवर्तन। और थर्ड अवस्था होती है पैमाने के घटते प्रतिफल की अवस्था। क्योंकि ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर में पूछा गया है, इसलिए 2 नंबर में हम केवल परिभाषा को शामिल कर सकते हैं, केवल परिभाषा। और ये जो तालिका है ये तालिका रख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। ये जो हम और आगे बात कर रहे हैं केवल समझाने के लिए, इसे आप पूरा उत्तर ना माने, ये उत्तर बड़ा हो जाएगा, 3 या 4 नंबर के लिए चला जाएगा। तो यदि 3 और 4 नंबर में आता है तो आपको ये पूरा समझाना पड़ेगा, और यदि 2 नंबर में है तो केवल उत्तर इतना, और ये एग्जाम्पल के तौर पे तालिका रख सकते हैं। अब हम तालिका के आधार पर चित्र में देखेंगे, तो जब L1 और K1, हम यहां पर L यानी कि श्रम दिखाएंगे, कौन से अक्ष पे? X अक्ष पे, और ये होता है Y अक्ष। Y अक्ष पर हम पूंजी यानी कि K की मात्रा दिखाएंगे। तो L1 और K1 साधनों की एक निश्चित मात्रा है, उससे हमें आइसो प्रोडक्शन यानी कि आईपी वक्र, आइसो प्रोडक्शन वक्र मिल रहा है, जो बता रहा है कि 100 इकाइयां उत्पादन हो रहा है, 100 इकाइयां। और अब यदि फर्म मात्रा बढ़ाता है तो के की मतलब पूंजी की मात्रा बढ़ाता है और श्रम की यानी कि एल की भी मात्रा बढ़ाता है, तो उसको उत्पादन IP2, ये 1 नाम दे सकते हैं, IP2 मिलेगा, और जो कि कितना है? 200 इकाइयां माना कि। और आगे ए संयोग हो गया, बी संयोग हो या सी संयोग में K3
पूंजी की मात्रा और L3 श्रम की मात्रा, तो उसको 400 इकाइयां IP3 यानी आइसो प्रोडक्शन कर्व 3 लेवल पर, ये C संयोग है। ऐसे ही आगे के संयोग दिखाए गए हैं। तो ये यदि 4 नंबर में प्रश्न पूछा जाए तो ये पूरा जो हम अभी पढ़ चुके हैं पूरा, हम यहाँ पर इस एग्जाम्पल के हिसाब से क्या बताएंगे कि पैमाने के प्रतिफल की 3 अवस्थाएं होती हैं। पैमाने के बढ़ते प्रतिफल की अवस्था, यानी कि जितना अनुपातिक परिवर्तन साधनों में हुआ है उससे अधिक उत्पादन पर प्रभाव पड़ा है या अधिक उत्पादन हुआ है। और पैमाने के समान प्रतिफल की अवस्था में क्या होता है, जितना अनुपातिक परिवर्तन साधनों में हुआ है उतना ही परिवर्तन उत्पादन पर पड़ता है। और पैमाने की जो घटते प्रतिफल की अवस्था होती है उसमें क्या होता है, जितना अनुपातिक परिवर्तन उत्पत्ति के साधनों में किया जाता है उससे कम परिवर्तन उत्पादन में देखने को मिलता है। तो ये पैमाने के प्रतिफल की 3 अवस्थाएं देखने को मिल सकती हैं। ये 4 नंबर का है पूरा, और यदि 2 नंबर में आता है तो आप परिभाषा तक सीमित कर सकते हैं उत्तर को। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन 10वां आया है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषताएं बताइए। कोई भी दो नंबर में आया है तो 2 विशेषताएं पूछी गई हैं। तो हम यहाँ पर सभी विशेषताओं पर बात करेंगे, आप 2 विशेषताएं याद रखेंगे। और माना कि ये प्रश्न यदि वार्षिक परीक्षा में 4 नंबर का आ गया या 3 नंबर का आ गया तो आप उस हिसाब से विशेषताएं लिखेंगे। तो देखेंगे, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार का मतलब होता है किसी वस्तु के विक्रेता बहुत अधिक संख्या में है, क्रेता तो अधिक संख्या में होते ही हैं, विक्रेता बहुत अधिक संख्या में है और वे एक ही वस्तु को यानी समरूप वस्तु को बेच रहे हैं। तो जब वो समरूप वस्तु को बेचेंगे तो उसकी कीमत भी एक ही रख पाएंगे, अलग अलग कीमतें नहीं रख पाएंगे क्योंकि वस्तु एक ही है। तो देखेंगे क्या विशेषताएं हो सकती हैं। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की पहली विशेषता है कि क्रेता एवं विक्रेताओं की अधिक संख्या होती है। तो इसके अंदर आपको डिटेल मन से लिखना है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार वह दशा होती है जिसमें किसी वस्तु के क्रेता एवं विक्रेता अधिक संख्या में होते हैं। अब देखो आगे अन्य दूसरी विशेषता है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में समरूप वस्तु का विक्रय या क्रय विक्रय होता है तो मूल्य भी समान रहता है, यानी मूल्य सभी फर्मों पर या सभी दुकानों पर एक ही मूल्य प्रचलित होता है। यदि कोई मूल्य को घटाएगा या बढ़ाएगा तो उसकी बिक्री प्रभावित होगी, यानी वो प्रतियोगिता में नहीं रह पाएगा। अगली विशेषता है क्रेता एवं विक्रेताओं को सभी को बाजार का पूर्ण ज्ञान रहता है, बाजार के बारे में सभी को पूर्ण जानकारी है। अगली विशेषता है ऐसे बाजार में यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्मों का अन्य दुकानों का यानी फर्मों का या अन्य विक्रेताओं का स्वतंत्र रूप से प्रवेश हो सकता है एवं बाहरगमन हो सकता है, यानी कि कोई भी फर्म स्वतंत्र रूप से इस बाजार में आ सकती है, इस वस्तु के बाजार में आ सकती है और स्वतंत्र रूप से जा सकती है। और अगली विशेषता है कि इस पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में कोई भी फर्म यातायात लागतें नहीं जोड़ सकती, यानी कि ये ऐसे बाजार में यातायात लागतें शून्य होती हैं या गिनने योग्य नहीं होती। और विशेषता है कि चाहे क्रेता हो या विक्रेता हो कोई भी कीमतों को प्रभावित नहीं कर पाता या कीमतें कम नहीं करा सकता। कोई भी क्रेता कीमतें कम नहीं करा सकता क्योंकि सबसे कम कीमत में बेचते हैं, और कोई भी विक्रेता कीमत को बढ़ा नहीं सकता, नहीं तो उसकी बिक्री कम हो जाएगी। तो इस तरीके से ये पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की सभी विशेषताएं हैं। यदि क्वेश्चन आ जाए पूर्ण प्रतियोगिता बाजार से क्या आशय है तो आप विशेषताओं के आधार पर परिभाषा बना सकते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वह दशा है जिसमें किसी वस्तु के क्रेता एवं विक्रेता अधिक संख्या में होते हैं, उनको बाजार की पूर्ण जानकारी होती है, सभी फर्म समरूप वस्तु बेचते हैं और इस बाजार में फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश एवं बाहरगमन होता है। इस बाजार में यातायात लागतें शून्य मानी जाती हैं और कोई भी फर्म या क्रेता वस्तु की कीमत को प्रभावित नहीं कर सकता।
अगला प्रश्न आया है लाभ अधिकतमीकरण की दो शर्तें। तो लाभ अधिकतमीकरण का मतलब क्या है ये समझो पहले। कोई भी फर्म यानी कि उत्पादन करने वाली इकाई, कोई भी फर्म उत्पादन करने वाली इकाई अपना लाभ कब अधिक अर्जित कर सकती है, यानी अपने उत्पादन से, अपने कारखाने में जो उत्पादन चल रहा है उससे किस स्थिति में अधिक लाभ कमा सकती है या अधिक लाभ कर सकती है। तो उस समय क्या होना चाहिए, क्या स्थिति होना चाहिए, वही कहलाती है लाभ अधिकतमीकरण की शर्तें। तो क्या स्थिति होना चाहिए उस समय फर्म में, तो फर्म का उत्पाद या वस्तु का मूल्य, कीमत पी, सीमांत लागत, वस्तु की सीमांत लागत होती है। सीमांत लागत का मतलब होता है एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन में जो लागत बढ़ जाती है वह सीमांत लागत कहलाती। कुल लागत में माना कि 10 इकाइयों की कुल लागत 1500 है और 12 इकाइयों की लागत यदि 1600 हो जाए तो यहां लागत कितनी बढ़ी, केवल 100। तो इन दो इकाइयों की लागत कितनी हो रही, 5, यानी कि 100 अधिक बढ़ रही है। तो ये सीमांत लागत होगी, सीमांत लागत, मार्जिनल कॉस्ट। तो एक इकाई के यानी एक इकाई उत्पादन बढ़ाने से कुल लागत में जो वृद्धि होती है वह सीमांत लागत कहलाती है। तो उस समय जब लाभ अधिकतमीकरण करना यानी लाभ अधिकतम होना चाहिए, उत्पाद या वस्तु का मूल्य सीमांत लागत MC यानी मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होना चाहिए। जितनी मार्जिनल कॉस्ट है उतना ही मूल्य होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। यानी कि हम बात करें तो AR एवरेज रेवेन्यू और MC ये बराबर हो, यानी कि वस्तु की कीमत, इसको P कह सकते हैं, P बराबर MC हो, ये शर्त है। P बराबर MC, P बराबर MC थोड़ा पास में लिख दे रहा है, P बराबर MC, ये पहली शर्त है। दूसरी शर्त है सीमांत लागत, मार्जिनल कॉस्ट, साम्य मात्रा। साम्य मात्रा का मतलब होता है जहां पर फर्म उत्पादन करना चाहता है यानी उससे परिवर्तन नहीं करना चाहता, ना अब घटाना चाहता है ना बढ़ाना चाहता है, तो वो कहलाते है साम्य मात्रा Q0। Q0 पर घटती हुई हो, सीमांत लागत Q0 पर क्या हो, घटती हुई हो, घटती हुई होगी उसका मतलब है कि लाभ होंगे। और आगे तीसरी शर्त, क्योंकि दो शर्तें पूछी गई हैं पर हम तीसरी शर्त बता रहे हैं, यदि 4 नंबर में क्वेश्चन आए या 3 नंबर में आए तो आप इस क्वेश्चन के द्वारा कवर कर पाए, इस उत्तर के द्वारा कवर कर पाए। तो तीसरी शर्त है फर्म को अल्पकाल में ही परिवर्तन कर रहा है, तो फर्म को अल्पकाल में उत्पादन चालू रखने के लिए, अल्पकाल में उत्पादन बंद नहीं करना है, उत्पादन चालू रखने के लिए वस्तु की कीमत P, औसत परिवर्तनशील लागत। औसत परिवर्तनशील लागत क्या है, अल्पकाल में कुछ साधनों में वृद्धि करके उत्पादन बढ़ाया जा रहा है तो उस समय लागत बढ़ रही है, तो औसत परिवर्तनशील लागत से अधिक हो, यानी कि कीमत, वस्तु की कीमत P काय से अधिक हो, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट यानी कि औसत परिवर्तनशील लागत अधिक हो, मतलब कीमत अधिक हो, इससे औसत परिवर्तनशील लागत से अधिक हो क्या, वस्तु की कीमत, जो वस्तु का उत्पादन हो रहा है उस वस्तु की कीमत क्या हो, अधिक हो। तो ये 3 शर्तें हैं और हम इसको चित्र द्वारा समझेंगे। तो माना कि अल्पकाल में एक फर्म उत्पादन कर रहा है तो उसकी कीमत चूंकि स्थिर है या अल्पकाल में कीमत स्थिर है या उसकी आय AR एवरेज रेवेन्यू स्थिर है, इसको ही P बोलेंगे। तो ये X अक्ष के समांतर होगी। अब इस समय वो क्या करेगा, लाभ बढ़ाने के लिए जो सीमांत लागत है उसमें यानी कि उत्पादन में परिवर्तन करके लाभ कमाने की कोशिश करेगा। तो ये MC वक्र है, मार्जिनल कॉस्ट वक्र है। पहले मार्जिनल कॉस्ट अधिक होती है, फिर उत्पादन में परिवर्तन करने पर घटती है, तो और दोबारा पुनः फिर बढ़ने लगती है। तो ये ऐसी स्थिति है यहां पर कि ना उसको लाभ हो रहा है ना हानि, तो ये Q1 मात्रा मान लो।
लेकिन एक समय जब मार्जिनल कॉस्ट सबसे निचले स्तर पर आ जाती है तो उस समय फर्म को अधिक लाभ होते हैं। तो ये क्यू जीरो मात्रा होती है, यानी कि उत्पादन की साम्य मात्रा। अभी फर्म और परिवर्तन करके देखेगा तो उसकी मार्जिनल कॉस्ट फिर से बढ़ने लगेगी और एक स्थिति आएगी कि उसको ना लाभ हो रहा है ना हानि हो रही, वो कहलाएगी Q2 मात्रा। लेकिन इस समय माने इस अवस्था में उत्पादन की मात्रा कम करेगा और यहाँ साम्य मात्रा जहां अधिकतम लाभ हो रहा है वहां पर निर्धारित करेगा। और हमने एक और लागत की बात करी थी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो इसकी स्थिति ये हो सकती है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इस बिंदु पर तो क्यू बिंदु पर तो मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होगा, लेकिन फिर बढ़ने लगेगी। लेकिन पी वस्तु की कीमत ये है, वस्तु की कीमत से कम रहेगी। हमने जो तीसरी शर्त में बात करी है ए बी सी, पी से कम रहेगी, इस लेवल से कम रहेगी। ये कौन सा वक्र है? एम सी, और ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट वक्र है। तो ये एग्जाम्पल है। वीडियो रोककर उत्तर नोट कर सकते हैं। सबसे ज्यादा ध्यान समझाने पर देना है कि आप समझ कितना पाए। तो छात्र देखेंगे 11वां प्रश्न आया है, हम कब कह सकते हैं कि बाजार में अधिमांग है? तो ये प्रश्न जो आया है, ये पूछा गया है कि किसी देश में रोजगार के स्तर को बनाए रखने के लिए जितने समग्र मांग की आवश्यकता होती है तो वो तो समग्र मांग है, पर उससे यदि कम आय मांग, उससे कम मांग रह जाती है समग्र मांग। रोजगार के स्तर को बनाए रखने के लिए जितनी मांग की आवश्यकता होती है यदि उससे कम आए तो वो न्यून मांग कहलाती है, और यदि उससे अधिक आए तो वो अधिमांग कहलाती है। अधिमांग। तो ये दोनों प्रश्न ही ऐसे आए हैं, क्वेश्चन 11वां और क्वेश्चन 11 का अथवा, जो एक ही चीज को पूछा गया है, पर कैसा पूछा गया है कि एक स्थिति है, समग्र मांग की एक स्थिति है कि समग्र मांग यदि जितनी आवश्यक है उतनी ही है तो रोजगार का स्तर बना रहेगा, और यदि कम रहेगी तो रोजगार का स्तर कम करना पड़ेगा। और यदि समग्र मांग से अधिक वास्तविक मांग है तो उस समय क्या होगा, यानी कि समग्र मांग बढ़ गई है तो उस समय क्या होगा, रोजगार का जो स्तर है, पूर्ण रोजगार का स्तर, वो परिवर्तित होगा। तो बात क्या हो रही है, हम कब कह सकते हैं कि बाजार में अधिमांग है? तो इसका उत्तर देखेंगे प्रॉपरली। पूर्ण रोजगार के स्तर के लिए जितनी समग्र मांग की आवश्यकता होती है उससे अधिक जो मांग हो उसे अधिमांग कहते हैं। रोजगार के स्तर को बनाए रखने के लिए एक समग्र मांग के स्तर की आवश्यकता होती है, यदि उससे मांग अधिक हो जाए तो वो ही अधिमांग कहते हैं। दूसरे शब्दों में क्या परिभाषा बनेगी, किसी देश में पूर्ण रोजगार का स्तर बनाए रखने वाले कुल व्यय को हम समग्र मांग कहेंगे, यानी कुल व्यय मतलब समग्र मांग। तो रोजगार का स्तर बनाए रखने वाले कुल व्यय समग्र मांग से जितना अधिक व्यय उस देश की सरकार व जनता द्वारा कर दिया जाता है या किया जाता है उसे अत्यधिक मांग कहते हैं। तो सीधी सी बात हो रही है कि समग्र मांग कितना व्यय होना चाहिए रोजगार के किसी स्तर को बनाए रखने के लिए, लेकिन यदि उससे अधिक मांग हो जाए तो वो अधिमांग की स्थिति कहलाती है। इसको हम चित्र द्वारा समझेंगे। तो चित्र में ये y अक्ष है और ये x अक्ष है, ये O बिंदु है। यहां से जो सप्लाई होती है वो सीधे 45 अंश के कोण के साथ आगे बढ़ती है। एग्रीगेट सप्लाई यानी कि समग्र पूर्ति। और समग्र मांग का एक जो स्तर है
जो पूर्ण रोजगार के स्तर को बनाए रखने के लिए, पूर्ण रोजगार के स्तर को बनाए रखने के लिए वो है एडी। ये एडी, एडी वक्र है। एडी यानी कि एग्रीगेट डिमांड, समग्र मांग। और इस समय जहां ये पूर्ति यानी कि एएस को क्रॉस कर रहा है, इस समय ये जो बनेगा वाई स्तर, पूर्ण रोजगार का स्तर होगा। परंतु बाद में पता चलता है, यानी कि बाद में वास्तव में देखा जाता है कि जो एडी है, जो एडी वो ऊपर खिसक कर यानी कि मांग अधिक हो गई है। तो ये क्या हो गया है, एडी वन। क्या हो गया है, एडी वन। तो उस समय ये पता चलेगा कि मांग अधिक है। अब देखेंगे अथवा वाला न्यून मांग क्या कहलाती है। तो हम इस परिभाषा के आधार पर न्यून मांग की परिभाषा बना सकते हैं। न्यून मांग क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन है कि हम कब कह सकते हैं कि बाजार में न्यून मांग है। तो हम इस परिभाषा के आधार पर परिभाषा बना देंगे। तो देखेंगे न्यून मांग, क्या बनेगी, पूर्ण रोजगार के स्तर के लिए जितनी समग्र मांग की आवश्यकता होती है उससे कम मांग, उससे कम मांग न्यून मांग कहलाती है। हमने इसी परिभाषा को सुधार दिया है। क्या बन जाएगी, उत्तर बराबर पूर्ण रोजगार के स्तर को बनाए रखने के लिए जितनी समग्र मांग की आवश्यकता होती है उससे कम मांग न्यून मांग कहलाती है। हमने इसमें साइड में क्या लिख दिया है कि पूर्ण रोजगार के स्तर को बनाए रखने के लिए एडी वन नहीं, एडी वन नहीं, एडी की आवश्यकता है। और एडी में 1000 करोड़ व्यय की आवश्यकता है। परंतु वास्तव में उस देश की सरकार एवं जनता कितना व्यय करने लगती है, 1500 करोड़। तो ये जो 500 करोड़ का गैप है, 500 करोड़ के गैप में 200 करोड़ तो टैक्स चला जाएगा, लेकिन 300 करोड़ जो पैसा होगा वो अधिमांग की स्थिति होगी। ऐसे ही यहां देखो, यहां हम यदि इसी चित्र का एग्जाम्पल लेंगे तो यहां पर क्या स्थिति बनेगी, यहां पर यह स्थिति बनेगी कि 1000 करोड़ पूर्ण रोजगार के लिए आवश्यक है। इसकी बात हो रही है न्यून मांग की। 1000 करोड़ व्यय की आवश्यकता है, लेकिन 800 करोड़ होते हैं। तो जो 200 करोड़ हैं ये न्यून मांग या कम मांग का स्तर होगा। 200 करोड़ जो कि रोजगार के स्तर को गिराएगा, यानी कि उत्पादन में कमी करनी पड़ेगी, नहीं तो उत्पादन बचा रहेगा, बिकेगा नहीं, बेकार हो जाएगा। तो उत्पादन में कमी करनी पड़ेगी, ये प्रभाव पड़ेगा। तो न्यून मांग क्या कहलाती है, पूर्ण रोजगार के स्तर को बनाए रखने के लिए जितनी समग्र मांग की या सामूहिक मांग की आवश्यकता होती है उससे कम मांग न्यून मांग कहलाती है, उससे कम मांग हो जाना। और ये जो हमने दूसरे शब्दों में परिभाषा दी है, इसके शब्दों में सुधार करके यदि आपको समझ में आया है तो और परिभाषा बना सकते हैं। और चित्र हम इसको ही सुधार के बता दे रहे, आप वीडियो रोककर उस चित्र को नोट कर लेंगे और फिर आगे आपको अगला वीडियो मतलब अगला चित्र मिल जाएगा। तो अगला चित्र कैसे शिफ्ट होगा देखेंगे, ये y अक्ष और ये x अक्ष। माना कि ये तो क्या होता है, एएस वक्र यानी पूर्ति जो कि 45 अंश से आगे बढ़ती है। माना कि कुल व्यय पूर्ण रोजगार के स्तर को बनाए रखने के लिए ये है एडी, एडी यहां पर पूर्ण रोजगार ये हो रहा है वाई, पूर्ण रोजगार का स्तर, पूर्ण
रोजगार, जो कि यहाँ पर 1000 करोड़ की आवश्यकता है। परंतु अब वास्तव में जो एडी है वो खिसक के एडी 1 नीचे आ गई है। एडी 1 क्या हो गई है? नीचे आ गई है, यानी कि 800 करोड़ पर स्थिर हो गई है। तो ये न्यून मांग की स्थिति होगी और अब रोजगार घटेगा। रोजगार का स्तर कहां पर निर्धारित होता है? जहां पर एडी और एएस वक्र एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। और अब कहां पर क्रॉस कर रहे हैं? यहां पर। तो रोजगार का स्तर यहां पर y1 रह जाएगा घट के। तो ये बाद का जो चित्र है वीडियो से आप कंफर्म कर लेंगे। ये चूंकि नीचे का चित्र है अब न्यून मांग का,